जी हाँ बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ और आप सभी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर आपके लिए नीट की क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और नीट की क्लास में बहुत ही सरल टॉपिक है जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों में विविधता, ये हमारा पूरा का पूरा 14% का वेटेज रखता है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा 14% का वेटेज रखता है, जिसमें टोटल के टोटल 4 टॉपिक्स आते हैं, 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम है और चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम है। हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ बढ़कर इन पर प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे और देखेंगे कि हमारे कंपटीशन का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कहीं पर छूट जाए या मिस हो जाए। देखिए, आज जो हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे यानी कि जहां से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे वो है प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। सबसे पहले हम कौन सी चीज को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पादप जगत को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, जो टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम। देखिए, प्लांट किंगडम में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि पादप है क्या? पादप है क्या, इस बात को समझने के लिए हमें याद आती है एक वैज्ञानिक की जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब की याद क्यों आती है हमें? कैरोलस लिनियस साहब ने ऐसा क्या बता दिया कि हमें यह चीज मालूम चल गई कि पादप है क्या। वास्तव में कैरोलस लिनियस साहब ही ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पादप जगत को बनाया, पादप जगत का वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकरण कैसे कर दिया? इन्होंने कुछ लक्षण को ले लिया, जैसे कि पहला लक्षण एक है क्लोरोफिल, यानी कि उसमें कौन से प्रकार का पर्णहरिम है, या पर्णहरिम है या नहीं, पर्णहरिम की उपस्थिति है या नहीं, और कोशिका भित्ति है या नहीं। तो इन्होंने देखा जिन जीवों में कोशिका भित्ति और पर्णहरिम था उन्हें इन्होंने कह दिया कि ये पादप हैं, और जिसमें पर्णहरिम और कोशिका भित्ति नहीं था उसे इन्होंने सीधे सीधे तौर पे जंतु में रख दिया और बता दिया कि ये सभी के सभी जंतु हैं। देखिए, वर्गीकरण यहाँ पे एक शब्द आया है, वर्गीकरण को समझ लेते हैं। वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण आप ऐसा समझिए कि किसी भी जीव को पहचानने के लिए आजकल जो भी बच्चों का जन्म होता है तो देखिए बच्चे डायरेक्टली आप उनका नामकरण होता है, तो नामकरण इसलिए किया जाता है कि उनको एक ना एक आइडेंटिटी प्रदान हो जाए, हम उस नाम से उसको बुला सकें। तो सेम वैसे ही ठीक उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है हमारा, ताकि हम एक पहचान दे सकें उस पादप को और उसका एक नामकरण कर दें, ताकि हम भविष्य में उस पादप को पहचान सकें और कहीं भी पहचान सकें। इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण यानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो इन्होंने डिवाइड किया, इनके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो इन्होंने वर्गीकृत किया, इन्होंने पहला जगत यानी पहला किंगडम बनाया किंगडम प्लांटी, और जो दूसरा जगत बनाया उसे इन्होंने बनाया किंगडम एनिमलिया। वास्तव में कैरोलस लिनियस ने यह बात तो कोशिका भित्ति और पर्णहरिम के आधार पर बता दिया कि पूरे के पूरे जीव 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, जिसे हम जंतु जगत यानी किंगडम एनिमलिया तथा पादप जगत किंगडम प्लांटी कह सकते हैं। लेकिन बाद में जब बात आई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तब यहां पर यह बात लागू नहीं होती थी और पादपों में भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और जंतुओं में भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे एक कोशिकीय जीव मिले। किंतु अब समस्या ये खड़ी हो गई कि उन एक कोशिकीय जीवों को कहां पर रख दिया जाए। तो उन एक कोशिकीय जीवों को रखने का काम, इस प्रश्न का उत्तर दिया, इस प्रश्न को आगे चलकर हल किया अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने। और अर्नेस्ट हेकल ने एक नया वर्गीकरण प्रतिपादित किया जिसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 3 जगत वर्गीकरण कहा गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनकी एक नई कैटेगरी यानी कि उनको एक नया किंगडम, एक नया जगत दे दिया और उस जगत को इन्होंने प्रोटिस्टा जगत कहा।
प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने सभी के सभी एक कोशिकीय जीवों यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। लेकिन यही समस्या नहीं लेकिन यहीं पर समस्या समाप्त नहीं हुई। समस्या धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मालूम चला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को विभाजित करने के लिए एक नए वैज्ञानिक को आना पड़ा और कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रतिपादित किया, जिसमें इन्होंने मोनेरा जगत को इंट्रोड्यूस करवाया। मोनेरा जगत से सभी का परिचय कराया। देखिए, मोनेरा जगत में इन्होंने पूरे के पूरे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। ठीक है, कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जितने भी थे, इन्होंने पूरे के पूरे जीवों को मोनेरा में रख दिया और जितने के जितने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे सभी को प्रोटिस्टा में रख दिया। अब बाकी प्लांटी और एनिमलिया इन्होंने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, सेलुलोज तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर। लेकिन अंत में कुछ पादप ऐसे भी मिले जिन पादपों में क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता था। अब पादपों में कोशिका भित्ति तो है, किंतु क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो इनको पादप कहा जाए कि नहीं कहा जाए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न का हल देने के लिए एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। और आर.एच. विटेकर साहब ने इसमें 5वां किंगडम यानी 5वां जगत जोड़ दिया, जिसको हम किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारा 2 जगत वर्गीकरण से 5 जगत वर्गीकरण बन गया और 5 जगत वर्गीकरण में हमने पूरे के पूरे 5 जगत वर्गीकरण में हम सब ने पाया कि पहला जगत मोनेरा है, दूसरा जगत प्रोटिस्टा है, तीसरा जगत एनिमलिया है, चौथा जगत प्लांटी है और 5वां जगत फंजाई है। फंजाई वास्तव में सेलवाल वाले ऑर्गेनिज्म थे, सेलवाल वाले पादप थे जिनमें पादप कोशिकाएं पाई जाती थी, जिसमें सेलवाल कोशिका भित्ति पाई जाती थी, लेकिन क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तब हम इसको कहेंगे ये फंजाई है। धीरे धीरे वर्गीकरण की पद्धति आगे बढ़ती रही और जैसे जैसे आगे बढ़ती रही हमेशा नई नई तकनीकों का आविष्कार होता गया और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मोनेरा जगत को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, यानी कि 2 और किंगडम बना दिए, जिसे इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 6 जगत वर्गीकरण बता दिया। और मोनेरा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग जिसे इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया कहा और दूसरे भाग को इन्होंने यूबैक्टीरिया कहा। जो आर्कीबैक्टीरिया थे ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे जिनकी सेल वॉल पूरी तरीके से यूबैक्टीरिया से मिलती ही नहीं थी, तो इन्हें आर्कीबैक्टीरिया कह दिया गया। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में या यूबैक्टीरिया के बारे में अधिक जानकारी हम बैक्टीरिया को पढ़ाते हुए देंगे, लेकिन अभी इतना ही समझिए ये प्रिमिटिव प्रकार के बैक्टीरिया थे, यानी कि ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे, इनकी उत्पत्ति पूर्णतः बैक्टीरिया के समान नहीं थी। लेकिन यूबैक्टीरिया जो थे वो पूरी तरीके से ट्रू बैक्टीरिया थे। इनके पास अपनी एक सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति हुआ करती थी और वास्तव में आर्कीबैक्टीरिया के पास सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति का भी अभाव था। तो इसी अभाव को देखते हुए आर्कीबैक्टीरिया था यूबैक्टीरिया 2 किंगडम में और विभाजन किया गया और यह बन गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत वर्गीकरण। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की महत्वता बढ़ती गई और इस बढ़ते हुए महत्वता के आधार पर कई सारी वर्गीकरण की पद्धतियां विकसित हुई, जिनमें से कुछ पद्धतियां यहाँ पर दी हुई हैं। देखिए, जो मुख्य पद्धतियां विकसित हुई उनमें 3 प्रकार की पद्धतियां मानी जाती हैं। जो पहली पद्धति है उसको हम प्राकृतिक पद्धति कहते हैं, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति कहते हैं, और जो दूसरी पद्धति है उसे हम वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति कह सकते हैं, और जो तीसरे प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है उसे हम वर्गीकरण की जात वृत्तीय पद्धति कह सकते हैं। वास्तव में जो वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति थी उसमें अनेक सारे तुलनात्मक गुणों का अध्ययन किया गया था, यानी बहुत सारे तुलनात्मक गुणों का अध्ययन किया गया था। और जो कृत्रिम पद्धति थी उसमें
एक या दो बाहरी लक्षणों के आधार पर ही वर्गीकरण कर दिया गया था। कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण उनमें से एक वर्गीकरण है, जिसमें आपने देखा था उन्होंने पादप तथा जंतु दो वर्गों में पूरे के पूरे जीवों को विभाजित कर दिया था। आगे देखिए, एक जाति वृत्तीय पद्धति थी इसके पहले। जो जाति वृत्तीय पद्धति थी, यानी जाति के विकास के क्रम के आधार पर वर्गीकरण कर देना। अब जाति के विकास के क्रम के आधार पर वर्गीकरण करना, जाति के विकास के क्रम के आधार पर इसका अर्थ हुआ कि जीवाश्मों को देख करके, यानी कि उनके पूर्वजों को देख करके माना जाता है कि किसके पूर्वज कौन है। मनुष्य के पूर्वज जिस प्रकार से बंदर हुआ करते थे, सेम उसी प्रकार से, यानी कि पूर्वजों को देख करके अगर हम किसी पद्धति के अगर हम वर्गीकरण की पद्धति को अपनाएंगे तो उसको हम जाति वृत्तीय पद्धति कहेंगे। और सबसे पहले जिस पद्धति का पता चला, जिस पद्धति के आधार पे सभी चीजों को विभाजित किया जाता था, वो जाति वृत्तीय पद्धति ही थी। लेकिन बाद में जाकर कैरोलस लिनियस ने कृत्रिम पद्धति लाई, और इस कृत्रिम पद्धति में इन्होंने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे जीवों को, पादप तथा जंतु। लेकिन जो पादप थे उन्होंने तीन आधार पर, यानी कि जीवन अवधि के आधार पर, आवास के आधार पर तथा आकृति व आकार के आधार पर विभाजित कर दिया। जीवन अवधि के आधार पर इन्होंने 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधे कहा। ऐसे पौधे जो जिनका जीवन काल 1 वर्ष का हो, जीवन काल 2 वर्ष का हो, जीवन काल 2 वर्ष से अधिक का हो, बहुवर्षीय। इसी प्रकार से आवास के आधार पर भी डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया, जलीय तथा स्थलीय। ठीक है। और अंत में आकृति तथा आकार के आधार पर सबसे छोटे पौधों को शाक कहा गया, उससे बड़े वाले को झाड़ी कहा गया, एवं उससे भी बड़े वाले को, यानी सबसे बड़े वाले को वृक्ष कहा गया। अंत में आते हैं प्राकृतिक पद्धति, यानी क्लासिफिकेशन के नेचुरल सिस्टम। यह अनेक तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित था, एवं इसको देने वाले वैज्ञानिक बेंथम तथा हुकर होते हैं। देखिए, बेंथम तथा हुकर का जो सिस्टम है, यही हमारे लिए सुटेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी सिस्टम के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण होता है। तो यह क्लासिफिकेशन इनकी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में दिया गया। तो इस प्रकार से सभी के सभी वर्गीकरण दे दिए गए, और अंत में जो वर्गीकरण बना वह यह प्राकृतिक, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति वाला क्लासिफिकेशन बना। तो इसी पद्धति के आधार पे हमें वर्गीकरण को पढ़ डालना है, और आगे चल के हमें अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करने हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।